हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने अपना बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस में हमने अपना एग्रीकल्चर्स देखा था, जो कि हमारा बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर्स के फील्ड में कैसे अपना कंट्रीब्यूशन रोल प्ले करता है। एंड हमने कुछ मेडिकल पर्पज से देखा था। मेडिकल्स में हमने क्या देखा था, एज अ इंसुलिन, जो हमारी एक मेडिकल पर्पज से जो इंसुलिन प्रिपेयर की गई थी वो कैसे प्रिपेयर की जा सकती है, ठीक है, वो हमने देखा था। एंड अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम अपना देखने वाले एज अ जीन थेरेपी। इसमें देखो अपना जो जीन थेरेपी है वो क्या है। इफ अ पर्सन इज बॉर्न विद अ हेरिडिटरी डिसीज कैन अ करेक्टिव थेरेपी टू बी टेकन फॉर अ सच डिसीजेज। जितनी भी सारी डिसीजेज होती हैं, क्या उसको हम करेक्ट कर सकते हैं बाय द जीन थेरेपी के थ्रू? उसको हम देखते हैं अभी। Gene therapy is a collections of methods that allows a corrections of a gene defect। जो भी जीन्स डिफेक्ट होते हैं, दैट मीन्स जिनमें भी डिसेबिलिटीज होती है, फिर अरेंजमेंट्स ऑफ, आप बोल सकते हैं कि डिस उसमें क्या हो जाती है आपकी, उसकी मिसमैचिंग हो जाती है ऑफ द जीन्स की। ओके, वो डिसेबल हो जाते हैं जीन्स। दैट हैज़ बीन डायग्नोज्ड इन अ चाइल्ड। तो हम उसको किस में डायग्नोज कर सकते हैं? एज अ चाइल्ड में एंड एम्ब्रियो में। ओके, हेयर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल्स। जो जीन्स है, जो जीन थेरेपी जो की जाती है वो किसमें, वो पर्सन के जो भी चाइल्ड है या जो भी एम्ब्रियो है उसके सेल्स में इंसर्ट की जाती है एंड टिश्यूज में टू ट्रीट अ डिसीज, किसी भी डिसीज को ट्रीट करने के लिए। किसी भी डिसीज इन द सेंस अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे कौन सी वो डिसीजेज होंगी। As a corrections of genetic defects involves delivery of a normal gene into the individuals or embryo to take the over the functions of the and the composites for the non-functional gene। जो भी आपके जो non-functional genes होते हैं उसमें जो भी आप एडिंग करना चाहते हैं एज अ एडिशनल्स ऑफ जीन, या फिर जो भी अभी हमने पढ़ा यहाँ पे क्या था, डिफेक्ट था, जीन्स में डिफेक्ट था, तो उसको चेंजमेंट्स करने के लिए हम उसको कैसे ऐड कर सकते हैं नॉर्मल जीन्स को, ठीक है, एज अ इंडिविजुअल्स में और किसी भी एम्ब्रियो में जो कि उसके फंक्शंस को परफॉर्म करेगा आगे, ठीक है, एंड कंपनसेट करेगा फॉर द नॉन फंक्शनल जीन के लिए। नेक्स्ट, the first clinical genes therapy was given in 1990 to a 4 years old girl with a adenosine deaminase and deficiency। It's a most important data। ये सारा आपका NCERT का डेटा है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको छोड़ना नहीं है। इसमें आपसे कैसे क्वेश्चन पुटअप होता है, आपको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन द जीन थेरेपी। एक आपको डिफाइन जीन थेरेपी देना होगा, ठीक है। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन के बिहाफ पे किया तो जो उसके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना वो तो बहुत इजीली से हो जाएंगे। अब देखिए, हो सकता है मे बी आपसे पूछ ले व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीए। एडीए की फुल फॉर्म क्या है, आपने पढ़ा अभी, एडिनोसाइन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू द फंक्शंस। जितने भी फंक्शंस होते हैं ये एंजाइम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसके लिए एबल होता है। द डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द ऑफ द डिलीशंस ऑफ द जीन्स फॉर द एडिनोसाइन डीएमिनेज। मीनिंग जो एडीए है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उसका डिलीशंस हो जाता है, ठीक है, तभी ये डिसऑर्डर कॉज होता है। नेक्स्ट, सम चिल्ड्रंस एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्यूर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशंस। मीनिंग कुछ जो आपके, आप बोल सकते हो, कुछ जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर जो एज अ चिल्ड्रंस होते हैं जिसमें ये एडीए की डेफिशिएंसी होती है, एडीए डेफिशिएंसी, तो उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं? बाय द बोन मैरो। बोन मैरो आपको पता है, जो भी सपोज जैसे आपका ये ब्लड है, सॉरी ये आपकी बोन है, तो जो बेटा बोन में जो भी आपका एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है यहाँ पे ऐसा इस तरीके से, तो वो आपका क्या हो गया, बोन मैरो। यहाँ से उन सेल्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐसा ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ओके, एंड अदर इट कैन बी ट्रीट बाय द एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों ही, कि फर्स्ट आप उसको कैसे क्योर कर सकते हो इन चिल्ड्रन में, आपने क्या किया, उसका जो बोन मैरो था उसको ट्रांसप्लांट कर दिया, एंड सेकेंड पॉइंट आपने क्या किया, एज अ ट्रीट बाय द एंजाइम एज अ रिप्लेसमेंट थ्योरी। उस एंजाइम के थ्रू एज अ रिप्लेस कर दिया उन सेल्स को जो भी जिसकी भी, या फिर आप बोल सकते हो जीन थेरेपी के थ्रू उसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच फंक्शनल्स एडीए इज गिव टू द पेशेंट्स बाय इंजेक्शंस। अब एडीए हम कैसे दे सकते हैं किसी भी चिल्ड्रन को और एम्ब्रियो को, ये मोस्ट ऑफ तो आपका चिल्ड्रंस और एम्ब्रियो में किया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेयर केस होता है जो आपका एडल्ट केस में होता है ये पेशेंट्स बाय इंजेक्शन, जो एडीए के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। बट द प्रॉब्लम विद द बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस दैट दे आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव। लेकिन ये दोनों जो मेथड्स हैं कि आपने बोन मैरो को ट्रांसप्लांटेशंस कर दिया एंड अदर आपने रिप्लेसमेंट सेल्स कर दिया, ठीक है, तो ये ज़्यादा आपके कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, टुवार्ड्स द जीन थेरेपी लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड
ऑफ द पेशेंट्स आर ग्रोन इन अ कल्चर आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जितने भी जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके अगर हम उसके लिम्फोसाइट से उसकी जो हम ब्लड जो होती है वहाँ से अगर हम उसके लिम्फोसाइट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और वहाँ पे एक आउटर साइड्स में हम कल्चर में मीडियम में उसको एक प्रॉपर आप बोल सकते हैं एज अ ग्रेडियंट प्रोवाइड करा के, प्रॉपर एक मीडियम प्रोवाइड करा के हम इसको ग्रो कर सकते हैं। अब फंक्शनल ADA CDA, CDA इज स्टैंड फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री DNA। यहाँ पे जो आपका cDNA है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री DNA। आप डेफिनेटली वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं, वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर, जो कि कौन यूज करता है, एज अ रेट्रोवायरल वेक्टर यूज करता है, इज देन द इंट्रोड्यूस इनटू द दीज लिम्फोसाइट्स। इसको क्या कर दो, लिम्फोसाइट में डायरेक्टली डाल के इंट्रोड्यूस कर दो, विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट। तो वो जो पेशेंट्स में होती है वो क्या हो जाती है, सब्सिक्वेंटली रिटर्न हो जाती है, बाकी मतलब आप बोल सकते हो बननी स्टार्ट हो जाती है। हाउएवर दीज सेल्स आर नॉट इमर्टल। बेटा कोई भी सेल्स इमर्टल नहीं है, आपको पता है हर एक सेल का एक ना एक दिन एंड होना है, इवन हम लोगों का भी एंड होना है। और हम लोगों का एंड कैसे होगा, जैसे हमारी सेल्स एंड हो जाएंगी, है ना। तो कोई भी चीज़ इमर्टल नहीं है, दैट मीन्स इज अ, क्या कहते हैं इसको, अमर नहीं है, ठीक है। द पेशेंट्स रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन्स ऑफ द सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। जो पेशेंट्स होता है उसको रिक्वायरमेंट होती है लिम्फोसाइट जेनेटिकली इंजीनियर्ड के थ्रू उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर सके, उसमें चेंजेस ला सके। आई नो बायोटेक्नोलॉजी की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है अगर, और ये भी तो आपका मोस्ट ऑफ पार्ट थ्योरी बेस्ड है। अगर आपने इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आपको बी प्रिपेयर, आपको अपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है यहाँ पे, ठीक है, तभी आप इसको आप कर पाएंगे। अगर आपने सोचा कि हमने रट्टा मार दिया तो ये जितनी भी सारी लैंग्वेज हैं, जितने भी सारे थोड़े से आपके टेक्निकल टर्म्स हैं, आप इनको भूल जाएंगे और आप सिंपल लैंग्वेज में बना देंगे, फिर आप कहेंगे हमारे प्रॉपर तो मार्क्स आए नहीं उतने, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, आपको क्या करना है, प्रॉपर उसके लैंग्वेज को उसको समझना है और वही सेम लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है, बट वर्डिंग आपको वही यूज़ करनी है, बट लैंग्वेज आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इतना कर देना। नेक्स्ट देखिए, हाउएवर इफ द जीन्स आइसोलेट फ्रॉम अ मैरो सेल्स, इस जीन को हम कहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं, फ्रॉम द मैरो सेल से, प्रोड्यूसिंग अ ADA। जो क्या प्रोड्यूस करता है, ADA प्रोड्यूस करता है, इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल में एट अ अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हम उसको सबसे ज़्यादा जो बेस्ट रहता है वो कौन सा रहता है, एज अ एम्ब्रियो का बेस्ट रहेगा कि आप अभी जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है आप उसमें मोस्ट ऑफ चेंजेबल ला सकते हैं एज कम्पेयर टू चाइल्ड के एंड एज कम्पेयर टू एडल्ट के, क्लियर। इट कुड बी अ परमानेंट क्योर। अगर आपने उस एम्ब्रियो में चेंजेस कर दिया दैट मीन्स वो आपका परमानेंट क्योर है, बट अगर जो एडल्ट में चेंजेस हैं तो वो कैसा है, वो परमानेंट क्योर आपका नहीं होता। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में इसमें आता है आपका ये आपका न्यू टॉपिक है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या आता है, यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिसीजेज अर्ली डायग्नोसिस, मीनिंग किसी भी डिसीज को डिटेक्ट करने के लिए, उसका ट्रीट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, उसको आप अर्ली डायग्नोस कर दो। पहले उसको आप अर्ली डिटेक्ट करो, देन फिर आप उसको डायग्नोस करो। एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको समझना कि भाई कोई भी डिसीज़ है वो उसको हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि आप जो भी सारी डिसीज़ होती है कि सभी का आप मेडिकल या ट्रीटमेंट आप सेम लेते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता ना। पहले उसको देखते हैं, उसके हम सिम्टम्स देखते हैं, उसके हम साइंस समझते हैं, देन फिर हम मतलब डॉक्टर होता है तो वो क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सारी मेडिकल ट्रीटमेंट हमें प्रोवाइड कराते हैं। ओके, यूजिंग कन्वेंशनल मैथड्स ऑफ द डायग्नोसिस, जो कि कन्वेंशनल मैथड्स हैं हमारे डायग्नोसिस करने के लिए, एज अ सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। सीरम लो, सीरम आपको पता है जो विदाउट क्लॉटिंग प्रोटीन, इट्स कॉल्ड अ सीरम। विच टाइप ऑफ ब्लड विदाउट क्लॉटिंग ऑफ प्रोटीन, जो भी आपका एक ब्लड होता है जो विदाउट क्लॉटिंग है, ठीक है, क्या है आपका ये ब्लड है विच विदाउट क्लॉटिंग, विदाउट क्लॉटिंग प्रोटीन। विदाउट क्लॉटिंग प्रोटीन क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं आप, उसका बोलते हैं यहाँ पे सीरम, ठीक है। एंड यूरिन को एनालिसिस करो। अर्ली डिटेक्शंस इज नॉट पॉसिबल। अर्ली डिटेक्शन उसका जो है अर्ली हम उसको डिटेक्ट कर पाए वो पॉसिबल नहीं है। आरडीटी आपने पढ़ा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड एलाइसा क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी आपको लर्न करनी है, ठीक है। एंड आर द टेक्निक्स दैट सर्व द पर्पस ऑफ द अर्ली डायग्नोसिस। इनके थ्रू हम बहुत ही जल्दी क्या कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं। ऐसा जो भी हमारे कैंसर है, ठीक है, एज आपका बोल सकते हैं एड्स है, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया एंड द वायरस इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजेंस हैज प्रोड्यूस अ डिसीज अ सिम्टम्स। जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, जो भी सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं,
तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। बाय दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ द पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी। इस टाइम पे जो कंसंट्रेशन होती है किसकी, पैथोजेंस की, वो बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो हम उसको मॉलिकुलर डायग्नोसिस से एज RDT, PCR, ELISA के थ्रू हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ सिंगल स्टैंडर्ड DNA और RNA टैग्ड विद अ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रोब इज अलाउड टू अ हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री DNA। मीनिंग अब जो आपका एक सिंगल स्टैंडर्ड DNA है या फिर आपका RNA है, आपने उसमें क्या करा, उसको रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रोब में करके उसको हाइब्रिडाइज कराना स्टार्ट करा दिया, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, जैसे सपोज आपको पता है डबल स्टैंड DNA होता है, और जब डबल स्टैंड DNA होता है बेटा, एक स्टैंड जब वो जाता है, आपने मॉल बायो में पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड अ टेम्पलेट DNA विच इज अ सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, इट इज कॉल्ड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पेरेंट DNA, ठीक है। ये आपका टेम्पलेट DNA है, उसको आप पेरेंटल DNA भी आप बोलते हैं। एंड इसका जो अदर बनेगा, जैसे सपोज अब ये हल्का सा बना, ठीक है, या फिर मैं इसको एक अलग ही कलर से हम शो करते हैं, राइट। ये बना हमारा ऐसे सपोज, तो बेटा ये क्या बना, आप इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। ये कैसा बना है, कॉम्प्लीमेंट्री DNA, ओके, इन अ क्लोन ऑफ द सेल फॉलोड बाय द डिटेक्शंस यूजिंग द फोटोग्राफी। या फोटोग्राफी से आप इसके जीन्स को, आप इसके पैथोजेंस को, जो भी बैक्टीरिया वायरस है उसको आप डिटेक्ट कर सकते हो, ओके, बाय मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से। क्लियर। ये छोटा सा टॉपिक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत रेयर पूछा जाता है, बट NCERT का पार्ट था तो हमने इसको कंसीडर कर दिया, ओके। बट ये वाला पार्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ADA, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, जीन थेरेपी से भी आता है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपका क्या आता है यहाँ पे, द क्लोन हैविंग द म्यूटेड जीन विल हैंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। जो इसकी क्लोनिंग होती है वो फोटोग्राफिक प्लेट्स पे विजिबल नहीं होती, अपीयर्स नहीं होती, बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव द कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन। जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो म्यूटेटेड जीन के लिए एज अ एप्लीकेबल्स नहीं है कि वो उसको शो ऑफ कर सके, वो उसको आप प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। ELISA इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजेंस एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शंस के लिए कौन किस पे बेस्ड होता है, किसके प्रिंसिपल बेस्ड होता है, ऐसा ELISA बेस्ड है किसके प्रिंसिपल पे, एंड द एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पे। इन्फेक्शंस बाय द पैथोजेंस कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस। एंटीजेंस होंगे एज अ बैक्टीरिया वायरस होंगे, अब वो आपके प्रोटीन्स के फॉर्म में है और ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में है, ठीक है। और बाय द डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी से डिटेक्ट कर लेती है, सिंथेसाइज कर देती है अगेंस्ट द पैथोजेंस के। क्लियर। थोड़ा सा है, आपको सिर्फ अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, दैट ऑल्सो, और कुछ नहीं आपका, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आता है आपका ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स के नाम से आता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, एनिमल्स दैट हैव हैड देयर DNA मैनिपुलेटेड टू प्रोसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन आर नोन एज अ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। आपसे यही पूछ लेता है कि व्हाट इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये डिफाइन द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। आपने क्या बताना है, देखो उसके नाम से भी पता चल रहा है हमें, क्या पता चल रहा है, ट्रांसजेनिक, जेनिक मीनिंग बेटा जीन्स हो गए, और ट्रांस मीनिंग उसको चेंज करना, ट्रांस, या फिर आप बोल सकते हो ट्रांसफॉर्मेशंस करना, ठीक है, उसको ट्रांसफर कर देना, दैट मीन्स उसके जीन्स में क्या कर देना, एज अ मॉडिफिकेशंस कर देना, उसमें चेंजेस ला देना, ठीक है। एनिमल्स दैट हैव हैड देयर DNA मैनिपुलेटेड, मतलब उसके DNA को, कोई भी एनिमल है, आपने उसके DNA को क्या किया, मैनिपुलेट कर दिया, चेंजेस कर दिया, टू प्रोसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन। अब उसने क्या किया, एक्स्ट्रा जीन्स भी उसमें वो प्रोसेस है, खुद के तो कैरेक्टर्स है ही हैं, साथ साथ में उसमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स भी हैं जो आपने मैनिपुलेट करके उसमें ऐड किए, आपने इन द सेंस जो भी साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया, ठीक है, नोन एज अ ट्रांसजेनिक एनिमल। वही आपके क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब आपको पिक्चर्स दिख रही होंगी, देखिए ये पिक्चर्स किसकी, आपको समझ में तो आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ये रैट है, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, रैबिट हो गया, ठीक है, ये रैबिट, ये क्या है, पिग, ये क्या है आपका, शीप, ठीक है। नेक्स्ट ये आपकी क्या होगी, यहाँ पे काओ, एंड दिस इज फिश, हैव बीन प्रोड्यूस। ये सब ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं जो कि बेटा प्रोड्यूस किए गए थे। नेक्स्ट, हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम द सच मॉडिफिकेशंस। अब मैन ने इनको प्रिपेयर तो कर लिया, इनके जीन्स में चेंजेस तो कर दिए, बट बेनिफिट क्या है, क्या क्यों किया उसको, मतलब चेंजेस क्यों किया। लेट अस ट्राई एंड एक्सप्लोर सम ऑफ द कॉमन रीजन। अब हम इसमें देखते हैं कि इसके रीजंस क्या क्या हैं, क्यों किया। क्लियर। नेक्स्ट, फर्स्ट, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है,
नॉर्मल फिजोलॉजी, जो इसकी फिजोलॉजी होती है, एंड इसका डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन आर रेगुलेटेड। फर्स्ट पॉइंट आपका यहीं से आया कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स थे उनको क्यों किया गया, क्यों प्रिपेयर किया गया, क्या बेनिफिट है, बिकॉज द अलाउ द स्टडी ऑफ द हाउ जीन आर रेगुलेटेड, कैसे जीन्स रेगुलेट होते हैं, एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट्स, और किस तरीके से जो डेवलपमेंट होता है जो आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनमें किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ, कौन से जो नॉर्मल फंक्शंस है क्या क्या उसमें चेंजेस आए। एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर एंड स्टडिंग द बायोलॉजिकली इफेक्ट दैट रिजल्ट क्या आता है जब इसमें चेंजेस होता है, इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी। बायोलॉजिकली चेंजेस आते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे आगे, हमारी काऊ थी वो बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं एज अ जो नेचुरल मिल्क होता है उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा मोर न्यूट्रिएंटेबल है, बहुत ही ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट है उसके मिल्क में, कौन सा, जो ट्रांसजेनिक काऊ प्रिपेयर की गई थी, ठीक है। तो बायोलॉजिकली जो चेंजेस आते हैं, जब बायोलॉजिकली चेंजेस आएंगे तो उसमें वो एक्सप्रेस जो आप बोलेंगे, जो आपके कैरेक्टर जो अपना होगा वो एक्सप्रेस भी करेगा, शो भी करेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन था इसमें आपका, नॉर्मल फिजोलॉजी थी इसकी और डेवलपमेंट था, उसमें जो चेंजेस आया वो एक्सप्रेस होकर आई है। एक्सप्रेस इन द सेंस जो भी डीएनए है वो अपने आप को शो कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, तो वही आपका ट्रांसजेनिक है। सेकंड पॉइंट, स्टडी ऑफ डिसीजेज, ये सारे आपके एनसीईआरटी के हेडिंग वाइज है, ठीक है। स्टडी ऑफ डिसीजेज, मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द डिसीजेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कीजिएगा आप। क्या, जो आपका ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि हाउ कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ द डिसीजेज, कि वो हम उसको समझ सकें कि जो डिसीजेज जो हो रही है इंक्रीज हो रही हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकें उसको इजीली से कि अपना ये कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। दीज आर द स्पेशली मेड टू सर्व एज अ मॉडल फॉर द ह्यूमन डिसीजेज, जो भी एक मॉडल देते हैं ये ह्यूमन डिसीजेज के लिए, सो दैट इन्वेस्टिगेशंस ऑफ अ न्यू ट्रीटमेंट फॉर अ डिसीज इज मेड बाय द पॉसिबल, मतलब जितना भी पॉसिबल हो सके कि न्यू डिसीज को हम डिटेक्ट कर सकें, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकें, तो ये अपना इसमें रोल प्ले करती है। टुडेज ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिसीजेज सच एज कैंसर। आज के टाइम पे जो ट्रांसजेनिक मॉडल्स हैं जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं, एज अ कैंसर, एज अ सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड रिहेमोटिड्स, आर्थराइटिस एंड एल्जाइमर्स, ठीक है। ये आपकी डिसीजेज हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट, वैक्सीन सेफ्टी, यहाँ पे स्टडी ऑफ डिसीजेज था, हमने डिसीज के बारे में स्टडी की, एंड देन ये आता है इसमें आपका वैक्सीन सेफ्टी। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन। एक बात आप मुझे बताइए, अभी आप बहुत ही ज़्यादा क्या देख रहे हैं, कोरोना, ठीक है, कोरोना की कंडीशन चल रही है, तो क्या बेटा डायरेक्टली जितने भी वैक्सीन बनी थी, एज अ कोवैक्सीन बनी थी, कोविशील्ड बनी थी, क्या वो डायरेक्टली यूज़ कर दी गई थी एज अ ह्यूमन बींग पे, एज अ आप बोल सकते हो किसी भी, आप पहले तो ह्यूमन बींग ही है, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। क्यों, हम ह्यूमन बींग पे कोई भी डिसीज़ डायरेक्टली हम उस पर ऐड नहीं कर सकते, ऐड इन द सेंस उस पर हम चेकआउट नहीं कर सकते। जो एक आदमी की जो एक लाइफ होती है वो इतनी ज़्यादा आप बोल सकते हो प्रेसिशियस होती है कि आप उसको ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते हो, है ना। तो क्या होता है यहाँ पे, इसीलिए ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, माइस है, ये प्रिपेयर किया गया है, काऊ प्रिपेयर है, इनकी बलि चढ़ा दो, ठीक है। एज अ ह्यूमन बींग को टेस्ट करने से पहले आपको इन पर आपको चेक करना होगा। ये मॉडिफिकेशंस हैं, एग्जैक्ट कॉपी आप बोल सकते हो कि जो भी आपके रेट होते हैं, ठीक है, उनकी जीन से ही एक्सट्रैक्ट करके बनाए जाते हैं। तो बस मोस्ट ऑफ सिमिलर तो आपके कैसे हैं, ऐसा है तो आपके वही जो आपके वो बोलते हो आप क्या होते हैं आपका मैमल्स, है ना, जो क्या करते हैं ऐसा अपने जैसे यंग वंस देते हैं, तो आप उन्हीं की कॉपी आप इनको कर सकते हो। जब इनकी कॉपी होगी एज अ सेम जीन्स होंगे, सेम रिजल्ट आएगा, जो इनका रिजल्ट आएगा तो वही सेम आपका क्या होगा, ह्यूमन पॉपुलेशंस पर आएगा, ठीक है। सेफ्टी ऑफ वैक्सीन्स बिफोर दे आर यूज टू ऑन ह्यूमन ट्रांसजेनिक, देन फिर आप बिफोर यूज, आगे हम देखो वही बात, बिफोर दे आर यूज टू ऑन ह्यूमन, ह्यूमन पे यूज करने से पहले आपको किस पे यूज करना है होगा, एज अ माइस पे। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज टू टेस्ट एंड द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। जो ट्रांसजेनिक माइस पे जो पोलियो की जो वैक्सीन थी, ये आपका एनसीईआरटी का डेटा है, ये पुराना डेटा है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं पहले जैसे अभी के टाइम पे कोरोना डिसीज थी इतनी, तो पहले पोलियो वाली थी, तो जब पोलियो पे भी जब वैक्सीन बनाई थी ना बेटा, तो उसमें भी डायरेक्टली पहले किस पे यूज़ किया था, एज अ माइस पे, देन फिर वो धीरे धीरे ह्यूमन पॉपुलेशन पे उसका यूज़ किया गया,
ठीक है, उसके साइड इफेक्ट्स देखते हैं, वो डायरेक्टली हार्मफुल तो नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए, इसलिए उसको यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी अ रिलायबल, अगर वो आपको सक्सेसफुल मिली कि भाई अच्छा रिजल्ट दे रही है, रिलायबल है, दे कुड रिप्लेस द यूज़ ऑफ मंकी, देन उन्होंने क्या रिप्लेस किया एज अ मंकी पे टू द टेस्ट एंड द सेफ्टी ऑफ द बैचेस ऑफ द वैक्सीन। तो अलग अलग आपकी स्पीशीज से पहले सर्च इन द सेंस आप बोल सकते हो उन पे एप्लीकेबल्स करते हैं, उनको इंसर्शन करते हैं, तब फिर अपना रिजल्ट देते हैं कि भाई हाँ अब ये डिसीज़ जो भी डिसीज़ चल रही है, इस पर जो वैक्सीन हमने बनाई है उसमें इंसर्शन करना चाहिए ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें आपका बायोलॉजिकली प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकली प्रोडक्ट्स में क्या आता है, मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिसीजेज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, मीनिंग जितने भी आपके ह्यूमन डिसीजेज होते हैं उसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, उसमें होते हैं हमारे, बट सच प्रोडक्ट्स आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक, मतलब मे भी जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो आपके कैसे हो, एक्सपेंसिव भी हो। ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स कैन बी क्रिएटेड बाय इंट्रोडक्शंस ऑफ द पोर्शंस ऑफ द डीएनए। जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो जो प्रोड्यूस करते हैं किसी भी यूजफुल प्रोडक्ट्स को, और उसमें हम क्रिएटेड कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करेंगे किसमें, जो भी डीएनए का पोर्शन होगा, विच कोडेड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज अ ह्यूमन प्रोटीन। सपोज एक ह्यूमन प्रोटीन है, वो एक अपना पर्टिकुलर प्रोडक्ट रख रहा है, अब उसमें एक स्पेसिफिक डीएनए है जो कि हम इसमें इंसर्शन कर दिया, अल्फा-1 एंटीटायरप्सिन यूज टू ट्रीट द एम्फाइज्मा। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं आपसे कि एम्फाइज्मा के लिए एज अ ह्यूमन प्रोटीन जो है वो कौन सा इसमें यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो आपको बताना है एज अ अल्फा-1 एंटीटायरप्सिन। सिमिलर अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड ट्रीटमेंट ऑफ द पीकेयू स्टैंड फॉर एज अ फिनाइल क्यूटोनेरिया, जो कि आपने जेनेटिक्स में आप पढ़ कर आए हैं, एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्लियर, नेक्स्ट फिर से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, इंपॉर्टेंट पैरा आप आ गया। क्या है इंपॉर्टेंट पैरा, देखिए, इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी। इंपॉर्टेंट है, अगर आपको विजिबल नहीं है तो बेटा मैंने यहाँ पे इसकी स्पेलिंग लिख दी है, रोजी क्या है, ये आपकी काउ है, ट्रांसजेनिक काउ। रिप्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन, एक ह्यूमन प्रोड्यूस क्या करती है, सब ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, इनरिच्ड मिल्क जिसमें हायर अमाउंट्स में प्रोटीन होता है, 2.5 ग्राम पर लीटर। द मिल्क कैन कंटेन द ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन आपको पता है उसमें लैक्टोज शुगर होती है, ठीक है, इसमें आपका क्या है, लेक्ट एल्ब्यूमिन आपकी एक प्रोटीन है, एंड वॉज न्यूट्रिशनली अ मोर बैलेंस प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन बेबीज दैन अ नेचुरल काउ मिल्क। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो हम सारा पढ़ रहे हैं कि भाई हमने ट्रांसजेनिक एनिमल प्रिपेयर किया है, क्यों किया है, क्योंकि जो भी हमारी इसकी पावर होती है ना, पावर इन द सेंस जो भी इसकी कैपेसिटी है, एक नॉर्मल से हायर है, चाहे आपने वो दवाई बनानी हो, चाहे आपने वो एक एनिमल प्रिपेयर करना हो। अब एक एनिमल एक नॉर्मल है, तो जब नॉर्मल है तो क्या होगा, नॉर्मल है तो आपको पता है जितनी उसकी में पावर होगी वो उतना देगा। अब जो आपने डिज़ायरेबल बनाया है दैट मीन्स आपने उसमें एक्स्ट्रा डीएनए डाला है, जब एक्स्ट्रा डीएनए डाला तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें देगा ना, ठीक है, थोड़ा एडवांस फॉर्म में देगा। जैसे देखो एक एग्जाम्पल इसमें यहाँ पे ये भी आता है ट्रांसजेनिक का, जैसे आपको पता है एक हॉर्स और डोंकी, ठीक है, जैसे सपोज देखो इधर एक आपका हॉर्स हो गया और एक आपका डोंकी हो गया, ठीक है, जैसे हो गया आपका यहाँ पे मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स में फीमेल हॉर्स हो गई और मेल डोंकी हो गया, इनका हाइब्रिडाइजेशन कराया। जब इनका हाइब्रिडाइजेशन कराया तो क्या, अब आपको पता है मेल डोंकी फीमेल डोंकी होगा तो डोंकी प्रोड्यूस होगा, मेल हॉर्स और फीमेल हॉर्स होगा तो हॉर्स ही प्रोड्यूस होगा, बट मतलब उनका जो भी उनके बच्चों को बोलते होंगे वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपका जो है मेल डोंकी एंड फीमेल जो हॉर्स है वहाँ पे एक न्यू स्पीशीज जनरेट होगी दैट इज कॉल्ड म्यूल मतलब खच्चर, ठीक है, ये खच्चर प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। तो अब दोनों का आ गया, दैट मीन्स इसमें आधे कैरेक्टर्स फीमेल हॉर्स के आ गए और आधे कैरेक्टर्स मेल डोंकी के आ गए। आधे कैरेक्टर्स फीमेल डोंकी के क्या कि भाई जो एफिशिएंसी होती है ऑफ द वर्क की, इसमें क्या है, फीमेल हॉर्स में थोड़ी आप बोल सकते हैं, मेल हॉर्स होता है फीमेल हॉर्स होता है, वो एफिशिएंसी थोड़ी दौड़ने की ज़्यादा होती है ना, उसमें बोलते हैं ना उसमें हॉर्स पावर, तो वो ज़्यादा होती है, बट इसमें लोडिंग पावर ज़्यादा होती है, वो लोड का काम ज़्यादा करता है डोंकी, तो सेम एज इसमें दोनों की पावर होती है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ आता है इसमें आपका केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग।
दिस इज नोन एज अ टॉक्सिसिटी, आपका टॉक्सिसिटी हो सकता है, सेफ्टी टेस्टिंग भी होता है। द प्रोसीजर इज द सेम एज द यूज फॉर द टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग। ये क्या है? केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, किसी भी केमिकल को एज अ कि वो सेफ है तो हम उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स विच मेक दैम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस देन द नॉन ट्रांसजेनिक। जो नॉन ट्रांसजेनिक होगा ऑब्वियस सी बात है उसमें कोई केमिकल्स नहीं होगा, बट जो ट्रांसजेनिक है आपने उसमें क्या किया, ऐसा केमिकल इंसर्ट किया। जब केमिकल इंसर्ट किया तो कैसा है? थोड़ा सा केमिकल ही है, तो आप उसको चेक करना है कि वो सेफ्टी भी है, सेफ भी है केमिकल या नहीं। They are then exposed to the toxic substance and the effect study toxicity testing in such animals which allow us to the obtain result in the less time। इसमें जो भी रिजल्ट होता है वो हमें बहुत ही लेस टाइम में हमें मिल जाता है, ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आता है इसमें, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब आपके दो मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है। इसमें जो हमने पढ़ना था ह्यूमन इंसुलिन, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें हमने एडीए जीन थेरेपी भी कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता है, बाकी सारे शॉर्ट हैं आपके। Is the term used to refers the use of the bioresources by multinational companies। अब जो MNCs कंपनीज होती हैं वो बायोरिसोर्सेज के फॉर्म में से अगर इसको यूज़ करें एंड द अदर ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशंस फ्रॉम द कंट्रीज एंड द पीपल कंसर्न विदाउट कंपेंसेटरी पेमेंट, मीनिंग जो MNCs होती हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं, अगर वो विदाउट ऑथराइजेशंस के इसकी यूज़ करती हैं किसी भी बायोटेक्नोलॉजी को, अभी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं पूरी बायोटेक्नोलॉजी में, चाहे उसकी मेडिसिन में उसका यूज़ हो, चाहे एग्रीकल्चर्स में हो, अगर वो विदाउट ऑथराइजेशन से उसको यूज़ कर रही हैं एंड विदाउट कंपेंसेटरी पेमेंट्स में उसे यूज़ कर रही हैं। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन अ बायोडाइवर्सिटी। मोस्ट ऑफ जो इंडस्ट्राइल का जो एरिया होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया होता है, वहाँ पे बेटा रिच फाइनेंशियली पैसों से तो बहुत अच्छा होता है, बट पुअर इन डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है। जैसे जैसे आप बात करते हो, हमारे इंडिया जो होता है, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है ना। जब बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है तो क्या होता है वहाँ पे, आपको यहाँ पे थोड़ी सी आप बोल सकते हो लैक ऑफ अवेयरनेस कम मिलेगी लोगों में, ठीक है। वो हमारे यहाँ चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप ये समझो कि वो उसको समझ नहीं पाते कि हम इसे एज अ टेक्निकली वे में हम उसको कैसे दुनिया के सामने लाएं। आप देखिए अमेरिका है, थोड़ा सा नहीं, बहुत आप बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। जब बहुत एडवांस है तो वो क्या करता है बेटा, उसके पास टेक्निकल्स भी हैं, उसके पास सारे इक्विपमेंट्स भी हैं, उसके पास प्रॉपर नॉलेज भी है, साथ साथ अब वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ की सारी चीज़ें उठा के वहाँ ले जाते हैं और वो अपना पेटेंट्स को दे देते हैं। पेटेंट इन द सेंस अपना नाम कर लेते हैं उस पर। क्यों? हम लोगों को लैक ऑफ अवेयरनेस है, थोड़ी सी हम नहीं समझ पाते। और आप बोल सकते हैं हमारे पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजीज़ का भी थोड़ा सा है कि हम लोग उसे अपना प्रॉपर वे में उसको यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। एंड ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है हमारे यहाँ पे, उनके पास बट पुअर इन अ बायोडाइवर्सिटी भी है, नॉलेज भी है, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट द डेवलपिंग एंड द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। जो आपका डेवलपिंग एरिया है और जो अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है, रिच है बायोडाइवर्सिटी में एंड ट्रेडिशनल नॉलेज में, रिलेटेड टू द बायोरिसोर्सेज हैं वहाँ पे, एंड कैन बी एक्सप्लॉयटेड टू डेवलप फ्रॉम अ मॉडर्न एप्लीकेशंस एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू अ सेव टाइम। वो क्या करते हैं, अपने टाइम को सेव कर लेते हैं, एफर्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग देयर कमर्शलाइजेशंस, ठीक है। तो ये किस तरीके से हमें को अपने इसका पेटेंट बनाना चाहिए वो हम इसमें देखते हैं, ठीक है। किस तरीके से हम इसको बनाते हैं वो हमारा सारा इसमें बायोपायरेसी में आता है। Next has been growing realizations of the injustice, inadequates and compensations and benefit sharing between the developed and developing countries। अब जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें ये जो सारे इसके बेनिफिट्स हैं उसमें शेयरिंग हो जाते हैं, ठीक है। एज अ इनजस्टिस हो, इनजस्टिस मैनर में हो, इनएडिक्वेट्स मैनर में हो, एंड Therefore, some nations are developing laws to prevent such unauthorized exploitation। मीनिंग जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर आप बोल सकते हो डेवलपिंग नेशंस हैं, उन्होंने क्या किया, एक लॉ कर दिया, लॉ एक प्रिपेयर किया, लॉ एक बनाया, क्या बनाया लॉ कि प्रिवेंट किया सच एज अ ऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ देयर बायोरिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट, द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। जो इंडियन पार्लियामेंट है उसने एक सेकेंड अमेंडमेंट तैयार किया जिसमें ये बनाया कि मतलब जो भी आपके पास बायोरिसोर्सेज हो, जो अगर आप अपने नेम से बना रहे हो तो उस पर आपको अपना टैग लगाना चाहिए। अगर आप नहीं लगाएंगे तो कोई और भी
उस पर आपका क्या कर सकता है, अपना नाम लगा सकता है उसको, ठीक है। आपकी सारी मेहनत उस पर चली जाएगी, क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज है, उसको अवेयरनेस है और उसने उसी पे अपना क्या कर लिया, उसको अपना नाम कर लिया। मेहनत आपकी है बट उससे ज़्यादा नॉलेज थी तो आपने वो अपने नाम नहीं कराया, ठीक है, अपना पेटेंट बिल नहीं करा वो। पेटेंट बिल दैट टेक सच इश्यूज इनटू द कंसिडरेशंस इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स, इमरजेंसी प्रोविजंस, जो भी आपके इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं उसमें इंक्लूडिंग आते हैं पेटेंट टर्म्स में, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है, कि किसी भी चीज़ को आप डेवलप कर रहे हो, इनिशिएट कर रहे हो तो आपको ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब करना है। अब यहाँ पे हमने इसमें पढ़ा कि बायोपायरेसी, आप बोलोगे मैम ये सब क्या था, ये बहुत ज़्यादा मतलब एक लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, बट आपको क्या 2 मार्क्स के लिए सारा करना होगा? नो, आपको सिर्फ इतना अपनी लैंग्वेज में समझना है, आपको एक बार सिर्फ समझ लेना है क्या क्या था बायोपायरेसी, एक बार दोबारा से आपको रीड ज़रूर करना है इसको, ठीक है। जब दोबारा से आप रीड कर लोगे तब आप उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो, ईजी है, क्लियर। यहाँ पे अभी हमारा बायोपायरेसी फिनिश हुआ और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस हमने पूरा फिनिश किया, एंड देन लास्ट में जो हमारे चैप्टर्स है, जो कि हमारा 13 चैप्टर्स है, जिसमें हमारा पॉपुलेशंस है, जिसमें हमारी मोस्ट ऑफ इकोलॉजी वाला पार्ट है, उसको हम अपना नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।